Hello, welcome back to our channel again. Today we are going to see the interview questions related to Jetpack Compose. So let us start. So most commonly asked question in Jetpack Compose interview is what is Jetpack Compose and how it is different from traditional XML based layouts in Android. So Jetpack Compose is basically a modern declarative UI toolkit for building Android UI. So we use Jetpack Compose in declarative way UI toolkit for building Android UI unlike XML based layout. Compose uses Kotlin code to define UI components providing a concise and reactive way to create UI. तो Jetpack Compose में क्या है कि Jetpack Compose एक अपडेटेड तरीका है, अपडेटेड मेथड है जिससे हम UI को डिक्लेयर कर सकते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो में UI को बना सकते हैं अनलाइक XML बेस्ड लेआउट। क्योंकि XML बेस्ड लेआउट में क्या है कि हमें हमेशा अलग से उसके लिए कोडिंग करनी पड़ती है। XML में अलग से फाइल में डिज़ाइन करना पड़ता है और उसको फिर हमें उसको कॉल कराना पड़ता है अपनी जावा या कोटलिन के एंड्रॉयड के लॉजिक में, जिससे कि हमारा कोड जो है वो डबल हो जाता है और हम सही से क्या कहते हैं उसको कोड को कम कोड करके हम उसको डिज़ाइन को अचीव नहीं कर पाते। कंपोज में जब हम जेटपैक कंपोज में डिज़ाइन बनाते हैं तो हम उसमें कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपने यूआई को बनाने के लिए या फिर कह सकते हैं डिफाइन करने के लिए। बट जब हम एक्सएमएल में बनाते थे तो एक्सएमएल में डिज़ाइन पूरा का पूरा अपना बनाते थे और फिर उसको हम जावा में लॉजिक लिखते थे या कोटलिन में लॉजिक लिखते थे। बट जेटपैक कंपोज में क्या है कि आपको कोटलिन में ही डिज़ाइन बनाना है जेटपैक कंपोज में और लॉजिक भी जो है कोटलिन में ही लिखना है। इसलिए ये जो है एक रिएक्टिव वे बताता है, रिएक्टिव वे है यूआई को बनाने का और डिक्लेरेटिव वे भी है क्योंकि इसमें आप कोडिंग की हेल्प से ही जो अपने लॉजिक है उसी की हेल्प से अपने यूआई को भी डिक्लेयर करते हैं। तो ये है जेटपैक कंपोज। इसका जो आंसर है वो ये होगा जो कि मैंने अभी आपको बताया है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग जेटपैक कंपोज ओवर एक्सएमएल लेआउट्स। तो अब हमने एक्सएमएल से जेटपैक कंपोज में स्विच तो कर लिया, हमने नया तरीका तो यूज़ कर लिया जेटपैक कंपोज को बनाने का, मतलब जो एंड्रॉयड में है जो डिज़ाइन को बनाने का, पर उसका फ़ायदा क्या है। तो जेटपैक कंपोज को जो है अडॉप्ट करने का या अडेप्ट करने का जेटपैक कंपोज में एक्सएमएल से क्या फ़ायदा है, क्योंकि एक्सएमएल में तो सिर्फ टैग्स लगाने होते थे और वो इजी रहता था बनाना एज कम्पेयर टू अपना जो पिछला जो एक्सएमएल था उससे। तो इसका क्या फ़ायदा है कि हमें जेटपैक कंपोज पे मूव करना चाहिए एज कम्पेयर टू एक्सएमएल, पिछले वाले एक्सएमएल लेआउट को छोड़ के। तो पहला जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि डिक्लेरेटिव सिंटैक्स। इसमें हम जो भी है डिक्लेयर करते हैं अपने कंपोजिबल की हेल्प से, अलग अलग से हम कंपोजिबल बनाते हैं और उसको हम कॉल कराते हैं और पूरा का पूरा कोड की लॉजिक की मदद से उसको डिक्लेयर करते हैं अपने लेआउट को। बट इसमें और जो पुराना वाला जो हमारा एक्सएमएल का मेथड था उसमें हमें बार बार ये लिखना पड़ता था कि बहुत सारा जो मतलब रीयूजेबिलिटी भी कम थी उसमें। इसमें क्या है कि आपने एक बार कंपोजिबल बना दिया तो उसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसलिए इसको अब डिक्लेयर करते हैं हम इसको यूआई को, इसलिए इसे डिक्लेरेटिव सिंटैक्स भी कहा जाता है। दूसरा है रिएक्टिव अपडेट्स। इसमें जेटपैक कंपोज में क्या है कि एक्सएमएल में आपको जब अपना अपडेट करना होता था लेआउट तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो एंड्रॉयड स्टूडियो में रीस्टार्ट करना पड़ता था एप्लीकेशन को। बट इसमें क्या है कि आपको कंट्रोल और एस अगर आप कर देंगे तो आपका जो नया जो अपडेटेड कोड है जो आपने डिक्लेयर करा है पिछली बार जब आपने एप्लीकेशन को रन करा था और आपने कुछ चेंजेस करे यूआई में और उसके बाद आपने जब कंट्रोल एस किया तो आपका जो
डिवाइस है जिसपे आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो, और अगर वो कनेक्टेड है आपके एंड्रॉयड स्टूडियो से, तो वहाँ पे अपने आप ही जो है चेंजेस अपडेट हो जाएंगे। बट जो XML था, जो हमारा XML लेआउट का जो तरीका था, उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें आपको प्रॉपर जो है उसको करना पड़ता था, मतलब बार बार उसको वी वन करना पड़ता था, या फिर दोबारा से रन करना पड़ता था उस एप्लीकेशन को, और फिर से रीबिल्ड होता था, और उससे आपका टाइम भी वेस्ट होता था, और बार बार जो है वो आपका वो एप्लीकेशन रन करना पड़ जाता था, छोटे छोटे अपडेट्स को देखने के लिए भी। तो इसको आप हॉट रीलोड भी बोल सकते हो, या फिर रिएक्टिव अपडेट्स भी बोल सकते हो। जो भी आप अपडेट अपने डिजाइन में डिक्लेयर करोगे, वो आपके कंट्रोल एस करते ही तुरंत आपके डिवाइस में दिखने लग जाएंगे जो भी चेंजेस है। इसमें बॉयलर प्लेट कोड भी जो है वो बहुत कम है, क्योंकि जो आपका XML का टैग होता था कॉन्स्टेंट लेआउट का, तो आप सभी को पता है कि कॉन्स्टेंट लेआउट का टैग या रिलेटिव लेआउट का या फ्रेम लेआउट का टैग्स जो होते थे, स्टार्टिंग में भी इतनी लंबी सी लाइन लिखनी पड़ती है, और उसके लास्ट में भी जब हम क्लोज करते हैं उस टैग को, तो उसमें भी बहुत लंबी सी एक लाइन लिखनी पड़ती है, और उसके बीच में भी बहुत सारा जो है बॉयलर प्लेट कोड होता है। तो बॉयलर प्लेट यानी कि बार बार हम जो कोड है, सेम कोड को जब लिखते हैं, जो कि एक तरीके से स्टैटिक भी होता है, तो वो कोड जो है वो कम लिखना पड़ता है हमें, जब हम इसमें जेटपैक कंपोज का यूज करते हैं। तो इससे हमारा जो है फालतू का जो कोड है और जो टाइम है वो नहीं लगता इसमें, जो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लगता है, और उससे हमारा जो है टाइम सेव होता है। चौथा है कंपोजेबल। कंपोजेबल मतलब इसमें जो फीचर है, क्योंकि जेटपैक कंपोज में हम तोड़ तोड़ के नहीं बनाते, यानी कि हम अलग अलग से विजेट को और फिर एक एक विजेट को कॉल नहीं कराते, हम एक पूरी की पूरी क्लास बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं हर एक डिजाइन के ब्लॉक के लिए। इस ब्लॉक को आप कंपोजेबल भी बोल सकते हो, और एक अलग अलग से बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं डिजाइन के, और उनको आपस में फिर हम मर्ज कराते हैं, जिन्हें हम कंपोजेबल बोलते हैं। तो इन मेथड्स को हम कंपोजेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पहले हम एक एनोटेशन लगाते हैं @कंपोजेबल। जैसे कि मैं आपको एक कंपोजेबल का कोड दिखाता हूँ। अगर आपको कंपोजेबल का कोड देखना है तो आप हमारी इसी ट्यूटोरियल सीरीज में पहले भी जा सकते हैं। पिछले जो वीडियोस हैं उसमें कंपोजेबल के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, पार्ट 4 में से आप शुरू कर सकते हो, सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कंपोजेबल के बारे में डिटेल में मिलेगा। डेमो के लिए मैं अभी आपको ये वाला कंपोजेबल दिखा रहा हूँ। इसमें एक एनोटेशन लगा है, जब भी हम कंपोजेबल का मेथड डिफाइन करते हैं तो उससे पहले हम एक एनोटेशन लगाते हैं जो कि ये @कंपोजेबल है। और फंक्शन ग्रीटिंग, अब ये ग्रीटिंग जो एक मेथड है जो कि कंपोजेबल मेथड है, ठीक है, ये कोई नॉर्मल मेथड नहीं है, ये अपने आप में एक डिजाइन को डिफाइन कर रहा है। तो अब जेटपैक कंपोज में क्या है कि आप कंपोजेबल नाम का एक पूरा ब्लॉक बना देते हो यहाँ पे। अब इसके अंदर मुझे जो भी डिजाइन बनाना है वो मैं इसके अंदर जितने मर्जी विजेट इसमें ऐड कर सकता हूँ, यानी यूआई एलिमेंट जैसे टेक्स्ट हो गया, रेडियो बटन हो गया, और आपका लेआउट हो गया, बॉक्स हो गया, जो मर्जी आप इसमें डाल दो, और एक बार इसको कॉल करा लो तो आपका जो ये लेआउट है ये पूरा का पूरा रन कर जाएगा। तो इस तरीके से हम कंपोजेबल्स को बनाते हैं और उनको कॉल कराते हैं। और इसमें हम कंपोजेबल की नेस्टिंग भी कर सकते हैं, यानी कि एक मैंने कंपोजेबल बनाया, उस कंपोजेबल के अंदर ही मैंने दूसरा कंपोजेबल को एज अ यूआई एलिमेंट कॉल करा लिया। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ ग्रीटिंग कंपोजेबल बनाया है, और इसके अंदर मैं एक दूसरा कंपोजेबल जो मैंने कहीं और बना रखा है greeting1, उसको यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे कॉल करा लूँ। तो अल्टीमेटली जब मैं इसको ग्रीटिंग को सेट कंटेंट में डालूंगा, अभी आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि सेट कंटेंट क्या होता है। अगर आप मेरी पूरी ट्यूटोरियल सीरीज को देखोगे तभी आप यहाँ पे पहुंचे होगे, इसलिए आपको सेट कंटेंट पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे कंपोजेबल को क्रिएट किया जाता है और कैसे हमें इसको कॉल करते हैं। तो इस तरीके से कुछ कंपोजेबल्स को क्रिएट और
यूज़ किया जाता है, तो ये इजी हो जाता है काफ़ी यूज़ करना, इसलिए हम कंपोजिबल के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हैं। और पिछला जो हम तरीका यूज़ करते थे एक्सएमएल लेआउट का, वो बहुत ही ज़्यादा इसके सामने हेक्टिक हो जाता है, और ये काफ़ी इजी है, इसलिए हम इसका यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चौथा जो है अपना पांचवा जो मेथड है वो है सीमलेस एनिमेशन सपोर्ट। जेटपैक कंपोज में यूआई को तो बढ़िया बना ही दिया गया है, और कोड को भी बढ़िया बना दिया गया है, यानी कि कम बॉयलर प्लेट कोड है, तो इसलिए इसमें एनिमेशन का भी अच्छा सपोर्ट दिया गया है। जैसे सीमलेस एनिमेशन, यानी जो एनिमेशंस है उसको इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज और स्मूथ बनाया गया है कि इसमें पहले से कंपोजिबल्स को इंट्रोड्यूस कराया गया है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आप हमारे पिछले वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हैं, एनिमेशन इन जेटपैक कंपोज, और अगर इससे मैं डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा कि जेटपैक कंपोज में आप एनिमेशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और एडवांस बिगिनर से एडवांस जो आपकी एनिमेशंस है उनको आप कैसे बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और जो लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि कंपोज जो है वो लाइफ साइकिल अवेयर है, यानी कि जो जेटपैक कंपोज का जो डिज़ाइन बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि वो लाइफ साइकिल को हैम्पर नहीं करता। यानी कि वो वी कंपोजिशन जो होता है जेटपैक कंपोज के जो कंपोजिबल का वी कंपोजिशन क्या होता है, जैसे एक बार आपने अपने एप्लीकेशन को पॉज कर दिया, यानी आपकी एक्टिविटी अगर डिस्ट्रॉय हो गई, तो जब वो रीकम्पोज होता है तो वो लाइफ साइकिल के हिसाब से, यानी दोबारा जब हम कंपोजिबल मेथड कॉल होता है उसी को हम रीकम्पोजिशन बोलते हैं। यानी कि कंपोज का दोबारा कॉल होना ही रीकम्पोजिशन कहलाता है। तो वो स्टेट भी उसके हिसाब से चेंज होती रहती है, तो इससे क्या होता है, टोटल वो लाइफ साइकिल अवेयर होता है, यानी कि उसको पता होता है कि कब आपका जो ऑन स्टार्ट है, ऑन क्रिएट है, ऑन डिस्ट्रॉय है एक्टिविटी की लाइफ साइकिल, या आप किसी की भी लाइफ साइकिल कह लो जिसके अंदर कंपोजिबल कॉल होता है, तो वो उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करता रहता है, जिससे कि क्रैशेस के या बग्स के जो चांसेस है वो कम से कम आते हैं। जबकि एक्सएमएल में क्या है कि आपको एक्सएमएल में आप डिज़ाइन तो बना लोगे, बट डिज़ाइन का अपने आप में कोई रोल नहीं है स्टेट को मैनेज करने में, या फिर ऐसी कुछ भी चीज़ को मैनेज करने में। वो क्या करता है, जब भी आपका कोई भी चेंज आता है, जैसे अचानक से आपका मोबाइल का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप हो गया क्योंकि आपने ऑटो रोटेशन मोबाइल में ऑन कर रखा है, तो वहां पे वो पूरा का पूरा लेआउट को रीड्रॉ करता है। तो रीड्रॉ मतलब जैसे वर्टिकल का जो आपका लेआउट था मोबाइल में एप्लीकेशन का, जब वो हॉरिजॉन्टल होता है यानी लैंडस्केप मोड में आता है, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब अचानक से आप ऑटो रोटेशन ऑन करते हो और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में जाता है, तो कुछ मिली सेकेंड्स का या माइक्रो सेकेंड्स का टाइम लगता है उसको, तो उस समय वो ब्लैक हो जाती है स्क्रीन कुछ समय के लिए। तो ये जो है बहुत बड़ा एडवांटेज है जेटपैक कंपोज को यूज़ करने का, कि जो उसमें कंपोजेबल यूज़ होते हैं वो लाइफ साइकिल अवेयर होते हैं, और वो पूरी स्टेट को ऑब्जर्व करते रहते हैं, कब ऑन स्टार्ट है, कब ऑन क्रिएट है, कब ऑन डिस्ट्रॉय है, कब ऑन पॉज है। तो उसके हिसाब से ही वो फास्टली जो है वो अपना अडेप्ट करते रहते हैं, और सीमलेस यूज़र एक्सपीरियंस देते हैं। यूज़र को पता भी नहीं चलता कि कब जो है वो उसका एप्लीकेशन इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, और किसी तरीके का ग्लिच या फिर ये ब्लैक स्क्रीन वाला एरर उसमें शो नहीं होता। नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो है स्टेट मैनेजमेंट। जेटपैक कंपोज ऑलरेडी ऑफर करता है, जब आप डिज़ाइन बनाओगे तो डिज़ाइन से ही उसने अटैच करा हुआ है स्टेट मैनेजमेंट को, जिसमें आपको रिमेंबर कीवर्ड दिया हुआ है किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए, कि उसकी इनिशियल वैल्यू जो भी होगी, बट उसकी जो अपडेटेड वैल्यूज होगी उसको जैसे जैसे स्टेट चेंज होगी तो उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, और वो एकदम ऑप्टिमाइज तरीके से जो है मेमोरी में उसको स्टोर कराएगा रीकम्पोजिशन के टाइम पे। रीकम्पोजिशन कब होगा, जैसे कोई टेक्स्ट है, अब उसमें मैंने एक टेक्स्ट है और एक बटन है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ,
एक एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं। आप इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट है, ठीक है, और यहाँ एक इंक्रीमेंटर बटन है। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये जो टेक्स्ट है ये अपने आप में क्या है, कंपोजिबल बोल सकते हो आप इसे, जिसके अंदर सिर्फ ओनली एक टेक्स्ट यूआई एलिमेंट है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैंने एक लॉजिक लगाया कि इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यानी 2 से 3 होगी। तो जब ये 2 से 3 होगी तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है उस पर मैंने इस तरीके का कुछ वैल्यू जो काउंटर है उस पर मैंने रिमेंबर कीवर्ड लगाया हुआ है। तो जो भी इसकी वैल्यू जब अपडेट होगी 2 से 3 होगी तो तुरंत जो है वो रिकम्पोजिशन होगा किसका, टेक्स्ट जो कंपोजेबल है उसका। तो टेक्स्ट कंपोजेबल का जब रिकम्पोजिशन यानी कि दोबारा से वो बनेगा तो वो मेमोरी में स्टोर करके रखेगा इसकी अपडेटेड वैल्यू को, और उसकी स्टेट को भी मेंटेन करके रखेगा ताकि जो है वो फास्ट वे में जो है वो यूआई अपडेट करेगा। तो इस तरीके से ये स्टेट मैनेजमेंट को भी बहुत एफिशिएंटली करता है, जो अपना जो भी अपना जेटपैक कंपोज में रिमेंबर कीवर्ड है। तो जेटपैक कंपोज के जो है स्टेट मैनेजमेंट में भी काफी ज्यादा फायदे हैं जो आपको एक्सएमएल में खुद से करने पड़ते हैं। तो 7वां जो क्वेश्चन है वो जो इंटरव्यू में जो आपसे पूछा जाएगा जेटपैक कंपोज में, जो आपकी लाइब्रेरी है इससे रिलेटेड, वो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमेंबर एंड रिमेंबर सेवेबल। तो रिमेंबर तो मैंने आपको समझा दिया कि जब आप कोई भी वैल्यू है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो जिसकी वैल्यू जो है वो स्टेट विजेट के या फिर कंपोज के रिकम्पोजिशन के टाइम पे चेंज होगी, जिसकी वैल्यू जल्दी जल्दी चेंज हो सकती है, उसमें आप रिमेंबर कीवर्ड का यूज करते हो ताकि उसकी जो स्टेट है उसको वो जो अपडेटेड वैल्यू है उसको कैरी आउट करके रखे और जल्दी जल्दी से आपकी वैल्यू को प्रोवाइड कर सके स्टेट चेंजेस के टाइम पे। क्योंकि स्टेट चेंज होगी जब भी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी या इस तरीके का कुछ भी चेंज होगा। तो दूसरा जो है आपका रिमेंबर सेवेबल। अब रिमेंबर सेवेबल जो है हमारे नॉर्मल रिमेंबर से किस तरीके से अलग है, तो ये इस तरीके से अलग है कि ये सिर्फ ये वैल्यू चेंज पे नहीं होता, ये होता है कि जब आपका स्क्रीन ओरिएंटेशन चेंज हो या फिर इस तरीके की कोई चेंज हो, जैसे नेटवर्क आपका कनेक्ट हो गया डिस्कनेक्ट हो, तो उस समय पे ये होल यूआई को एक साथ जो है वो होल्ड करके रखता है। जबकि रिमेंबर जो है वो स्टेट चेंज के टाइम पे रखता है। जैसे स्टेट चेंज यानी कि किसी एक सिंगल विजेट की भी अगर कोई स्टेट चेंज हो रही है, जैसे एक टेक्स्ट है उसकी वैल्यू पे मैंने इंक्रीमेंटल लगाया हुआ है बटन क्लिक होने पे, तो वहां पे जो रिमेंबर उसकी जो वैल्यू चेंज होगी जल्दी जल्दी, वहां पे रिमेंबर कीवर्ड होगा। यानी इंडिविजुअल विजेट पे भी आप रिमेंबर कीवर्ड लगा सकते हो, उसके वेरिएबल जो उसको होल्ड कर रहा है, जिसकी स्टेट चेंज जो स्टेट चेंज होने के टाइम पे जिसको हम विजेट को असाइन करेंगे वहां पे रिमेंबर का यूज होता है। जबकि रिमेंबर सेवेबल जो है वो पूरे के पूरे यूआई की स्टेट को होल्ड करके रखता है। अगर अचानक से कोई दिक्कत आ जाए, जैसे मोबाइल की स्क्रीन जो है वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाए या हॉरिजॉन्टल से लैंडस्केप हो जाए, उस टाइम पे रिमेंबर सेवेबल का यूज होता है। यानी एक साथ वो बहुत सारी वैल्यूज को होल्ड करके रखता है, बट किसी एक को बहुत ज्यादा फास्टली जो है उसकी स्क्रीन को अपडेट करने में मदद नहीं करता, स्टेट को अपडेट करने में। जो 8th क्वेश्चन है वो है हाउ डू यू मैनेज स्टेट इन जेटपैक कंपोज। तो जेटपैक कंपोज में आप स्टेट को कैसे मैनेज करोगे, तो आपको क्या जवाब देना है कि म्यूटेबल स्टेट ऑफ का यूज करके या स्टेट का यूज करके कॉम्बिनेशन के साथ रिमेंबर और रिमेंबर सेवेबल के। तो आपको पता ही है कि स्टेट का यूज करके कैसे करना है आपको रिमेंबर और रिमेंबर सेवेबल का, क्योंकि मैंने जस्ट ये अभी आपको बताया रिमेंबर और रिमेंबर सेवेबल का कैसे यूज करते हैं। बट म्यूटेबल स्टेट ऑफ का कैसे यूज करना है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ का यूज आपको ऐसे करना है कि जब भी आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल में, तो यहाँ पे मैंने इनिशियल वैल्यू उसकी दे रखी है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू इसने होल्ड करके रखी है कि इनिशियल वैल्यू इसकी 0 है, किसकी, काउंटर वेरिएबल की। अब इस काउंटर वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू तो 0 है, ये रिमेंबर इसको याद करके रखेगा कि इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, बट म्यूटेबल स्टेट ऑफ ये बता के रखेगा कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है कभी भी, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये म्यूटेबल है और इसकी जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो हमें यही म्यूटेबल स्टेट ऑफ जो है वो प्रोवाइड कराएगा।
तो इस तरीके से हम जेटपैक कंपोज में स्टेट को मैनेज करके रखते हैं। नाइन्थ जो है आपका क्वेश्चन वो है रोल ऑफ म्यूटेबल स्टेट इन कंपोज। म्यूटेबल स्टेट होल्ड्स अ वैल्यू दैट ट्रिगर्स रीकम्पोजिशन व्हेन मॉडिफाइड। म्यूटेबल स्टेट क्या करता है कंपोज में? किसी भी कंपोज में जो म्यूटेबल स्टेट है वो वैल्यू को होल्ड करके रखता है जो ट्रिगर करती है रीकम्पोजिशन का व्हेन मॉडिफाइड। तो यहाँ पे रीकम्पोजिशन जब होगा, जब यहाँ मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, इस इंक्रीमेंट बटन को, तो इस टेक्स्ट का ये जो थोड़ी सी ब्लर है ये टेक्स्ट, तो इस जो टेक्स्ट को जो भी इसमें इंक्रीमेंट होगा 2 से अगर ये 3 हो जाता है या फिर 4 हो जाता है, तो उस चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या कौन होगा? ये म्यूटेबल स्टेट ऑफ ही होगा, और यही उसकी वैल्यू को जो है वो आगे बढ़ाएगा या फिर ट्रिगर करेगा। तो वहां पे जब भी ये वैल्यू मॉडिफाई होगी तो म्यूटेबल स्टेट ही इसको होल्ड करके रखेगा, जो भी इसकी अपडेटेड वैल्यू होगी, और उसी से हम मांगेंगे जो इसकी अपडेटेड वैल्यू है। तो मैंने म्यूटेबल स्टेट ऑफ से ही जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 थी उसको मैं गेट कर सकता हूँ। हाउ कैन यू शेयर स्टेट बिटवीन कंपोजिबल्स? तो 10th क्वेश्चन हमारा है हाउ कैन यू शेयर स्टेट बिटवीन कंपोजिबल्स। पास स्टेट एज पैरामीटर टू कंपोजिबल और यूज अ शेयर्ड व्यू मॉडल टू मैनेज स्टेट्स का सेंट्रली। तो सिंपल सी बात है कि आप स्टेट को कंपोजिबल्स, 2 कंपोजिबल है आपके, मैंने बताया था मल्टीपल कंपोजिबल्स को यानी डिजाइन के मेथड्स, जो जेटपैक कंपोज में हम ऐसे मेथड बनाते हैं जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं अपने किसको, कंपोजिबल डिजाइन को, उन्हें हम कंपोजिबल कहते हैं। और हम ऐसे मल्टीपल कंपोजिबल्स का यूज कर सकते हैं और उनमें अपनी स्टेट को पास करवा सकते हैं एज अ पैरामीटर, जो भी स्टेट है। या फिर हम एक दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं जिसमें हम एक व्यू मॉडल को यूज करेंगे जो हमें डेटा प्रोवाइड कराएगा कि स्टेट के बारे में डेटा प्रोवाइड कराएगा, और जिसमें हमारी स्टेट मैनेज हो रही होगी। जो 11th क्वेश्चन है आपका वो ये है कि व्हाट आर कॉलम, रो एंड बॉक्स इन जेटपैक कंपोज। तो कॉलम, रो एंड बॉक्स जो है वो बहुत ही कॉमन जो हमारे लेआउट्स हैं। तो जेटपैक कंपोज में जब हम कंपोजेबल्स बना रहे होते हैं, जो कंपोजेबल मेथड्स होते हैं उन्हें जब हम बना रहे होते हैं, जिसमें हम अपने यूआई को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो जिन्हें हम कंपोजेबल भी कहते हैं, उन्हें बेसिकली इन 3 लेआउट्स के अंदर ही बनाया जाता है। वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, पहला लेआउट्स और दूसरा यूआई एलिमेंट्स। तो जो लेआउट होते हैं वो मेजॉरिटी में कॉलम होता है, रो होता है और बॉक्स होता है। इसी के अंदर आप अपने जो भी अदर विजेट्स होते हैं उनको डालते हो, या अदर यूआई एलिमेंट्स होते हैं उनको डालते हो और अपने डिजाइन को बनाते हो या डिक्लेयर करते हो। तो जो कॉलम होता है वो कॉलम, मैंने आपको बताया कि कॉलम, रोज और बॉक्सेस क्या होते हैं। आप हमारी पिछली वीडियोस में जा सकते हो इसी प्लेलिस्ट की, वहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है कि कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं या बॉक्सेस क्या होते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि कैसे आपको कॉलम, रोज और बॉक्सेस को डिटेल में यूज करना है तो आप हमारी पिछले वीडियोस में जा सकते हो इस प्लेलिस्ट के। कॉलम्स बेसिकली क्या करता है, ये एक तरीके का लेआउट होता है जिसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन होते हैं वो इसके अंदर वर्टिकली अलाइन हो जाते हैं, यानी पहले फर्स्ट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, और सारे वर्टिकली एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका रो क्या है, इसके अंदर ये भी एक सेम तरीके का लेआउट है, यानी एक बॉक्स मान लो जिसके अंदर जब आप उसके चिल्ड्रन विजेट्स को, जैसे कि आपने 10 टेक्स्ट डाल दिए, तो सारे के सारे क्या है, हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे, यानी टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है वो अलाइन हो जाएंगे एक के बाद एक। तो है दोनों एक ही चीज, कॉलम और रो, बस एक अलाइनमेंट की फर्क है कि ये कॉलम वर्टिकली अलाइन करता है इसके अंदर के चिल्ड्रंस को स्टैक की फॉर्म में, और जो रो है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है क्यू की फॉर्म में। तीसरा है बॉक्स।
अब बॉक्स जो है वो भी एक लेआउट है, बट उसमें क्या है कि ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगती है ना वर्टिकल लाइन लगती है, इसमें एक के ऊपर एक ही सारे के सारे विजेट आ जाते हैं। तो उसमें आपको अरेंज करना पड़ता है कि आप कैसे किस किसको कहाँ लगाना चाहते हो। बारहवां जो क्वेश्चन है वो है आपका, हाउ कैन यू कंट्रोल अलाइनमेंट एंड अरेंजमेंट इन रो एंड कॉलम। तो अलाइनमेंट रो और कॉलम में हम कैसे अलाइन करते हैं कि भाई जो भी इसके चिल्ड्रन है वो अलाइन तो हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल स्टैक में और वर्टिकल स्टैक में, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, पर उनको अलाइन कैसे किया जाए। तो उसे हम अलाइन करते हैं इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से, जिन्हें हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट कॉलम में यूज करते हैं, और रो में हम यूज करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। वर्टिक एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है और वर्टिकल अरेंजमेंट है, दोनों अलाइनमेंट नहीं है। और ये कॉलम के केस में है, क्योंकि कॉलम में क्या होता है कि आपका, ये मान लो आपका कॉलम है, ये जो पूरी स्क्रीन है वो आपकी कॉलम है, और ये आपका एक चाइल्ड विजेट है, ये जो ऐड लिखा हुआ है। अब ये एक के बाद एक हो तो जाएंगे, एक मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम को, इसके जो 3 चिल्ड्रन है जो वर्टिकली अलाइन तो हो गए, बट ऐसा भी हो सकता था कि ये जो बॉक्स है ये लेफ्ट में थोड़ा सा खिसक जाए और राइट में थोड़ा सा ये वाला खिसक जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज किया गया है जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, यानी हॉरिजॉन्टली ये इधर उधर ना खिसके, इसलिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में अगर सेंटर दे दूंगा तो ये सेंटर में हो जाएगा। अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट दे दूंगा तो ये लेफ्ट में हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट राइट में दे दूंगा तो ये राइट हो जाएगा। तो इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करने की जरूरत पड़ती है, वर्टिकली इसको सिर्फ अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि हम इसमें सिर्फ नॉर्मली दे सकते हैं जो भी प्रॉपर्टी देनी हो। इसका रिवर्स जो होता है वो रो में होता है। रो में क्या होता है कि इसको हमें वर्टिकली अलाइन करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी होती है, और हॉरिजॉन्टली इसको अरेंज करने की जरूरत पड़ती है। यानी हॉरिजॉन्टली इसको आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये हॉरिजॉन्टली तो आ ही जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ही लगती है रो के चिल्ड्रंस में जो होती है। तो इस तरीके से है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, जो इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अरेंजमेंट है और कॉलम के अंदर, और वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है रो के अंदर। तो अगर आपने इसमें गलत जवाब दे दिया, इंटरव्यूअर आपको इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश जरूर करेगा। What is constant layout in Jetpack Compose and how does it different from the XML version? तो जैसे कि हमें पता है कि कांस्टेंट लेआउट जो है वो XML में भी होता था, और कांस्टेंट लेआउट जो है फिर से Jetpack Compose में भी आ गया है। तो कांस्टेंट लेआउट जो है सेम तरीके से वर्क करता है जैसा कि हमारा XML में करता था, बट इसमें हम Kotlin DSL का यूज करते हैं। मतलब बेसिकली इसमें हम डिक्लेयर करते हैं, XML में ना लिख के इसमें हम किस में लिखते हैं, जो अपना वो है क्या कहते हैं, कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखते हैं इसको, कि लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ, राइट टू राइट ऑफ, इस तरीके के कॉन्स्टेंट हम लिखते थे XML में, वो अब हम कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपोजिबल के अंदर लिखते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट में। हाउ डू यू इम्प्लीमेंट अ स्क्रोलेबल लेआउट इन जेटपैक कंपोज। तो भाई अगर आपको कोई भी स्क्रोलेबल लेआउट बनाना है जेटपैक कंपोज में, तो आप कैसे बनाएंगे। तो स्क्रोलेबल लेआउट जेटपैक कंपोज में बनाने के 2 ही तरीके हैं। पहला है लेजी कॉलम, या तो आप उसमें वर्टिकल लिस्ट बना लो जिसको आप स्क्रॉल कर सको, और स्क्रॉल आप तभी कर सकते हो जब आप लेजी कॉलम विजेट का, इसका कंपोजेबल का यूज करो, जो कि पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। और ये एक तरीके की लिस्ट होती है
जो कि वर्टिकली अलाइन करती है अपने जितने भी इसके अंदर जो आप चिल्ड्रंस को डालोगे, चिल्ड्रन कंपोजिबल को या यूआई एलिमेंट को डालोगे, जैसे टेक्स्ट हो गया, बटन हो गए, इस तरीके के जितने भी अगर आप यूआई एलिमेंट्स को डालोगे इसके अंदर, तो ये सेम कॉलम की तरह ही है, उनको वर्टिकली अलाइन करेगा। बट अगर वो आपके स्क्रीन साइज से ज़्यादा हो गए, यानी कि आपने मान लो आपकी स्क्रीन जो है वो 10 ही कॉलम्स को रख सकती है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये इसकी जो स्क्रीन है, अगर ये लेजी कॉलम होता कॉलम की बजाय तो होता तो सेम, बट इसके अंदर कैपेसिटी 3 की है। अगर मैंने इसमें डेटा 10 डाल दिया तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ दिखाई तो नहीं देता, बट उसको आप स्क्रॉल कर सकते थे, और स्क्रॉल करने के बाद आपको अगले 2-3 जितना आप स्क्रॉल करोगे उतने एलिमेंट्स आपको दिखते जाएंगे। तो इस तरीके से है कुछ। और जो लेजी रो है वो भी सिमिलर इसी तरीके से है कि यहाँ पे अगर 10 एलिमेंट डाल दिए 3 की जगह, तो आप उसको स्क्रॉल करके अगले एलिमेंट्स को भी देख सकते हो। ठीक है। और वेब कंटेंट इन मॉडिफायर डॉट वर्टिकल स्क्रॉल, और इसमें आप मॉडिफाई प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो कि भाई स्क्रॉलिंग कैसी चाहिए आपको, वर्टिकल स्क्रॉल चाहिए, वर्टिकली स्क्रॉल कराना है या हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कराना है। ठीक है। तो वर्टिकल स्क्रॉल बेसिकली काम करेगा लेजी कॉलम के अंदर, क्योंकि कॉलम जो है वर्टिकली अरेंज करता है अपने एलिमेंट्स को, और वो जो है वो हॉरिजॉन्टली अरेंज करता है, तो स्क्रॉल भी हॉरिजॉन्टली होगा। 15वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मॉडिफायर इन जेटपैक कंपोज। मॉडिफायर का क्या यूज है जेटपैक कंपोज में? तो डिटेल में तो हमने इस वीडियो के जस्ट पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ है मॉडिफायर के बारे में डिटेल में, तो वहां आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पर अभी के लिए जो मैं अब डेफिनेशन जो बता सकते हैं इंटरव्यू में अपने, वो ये है कि मॉडिफायर्स कस्टमाइज यूआई एलिमेंट्स कंपोनेंट्स बिहेवियर अपीयरेंस एंड लेआउट, यानी कि ये जो है और ज़्यादा कस्टमाइज कर देता है। जैसे कि आपके पास टेक्स्ट है तो एक हो गई नॉर्मल टेक्स्ट जो आपने जेटपैक कंपोज में बना दी, एक हो गई डेकोरेटिव टेक्स्ट, जैसे कि अगर टेक्स्ट के को आपको कलर चेंज करना है या फिर उसका कुछ बैकग्राउंड देना है या फिर उसको कैसी अपीयरेंस है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, पैडिंग उसमें देनी है, तो उसको अगर और मॉडिफाई एडवांस लेवल पे करना है तो आपको मॉडिफाई प्रॉपर्टी का यूज़ करना ही करना पड़ेगा। तो अब करना कैसे है ये आप हमारी पिछली वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ टेक्स्ट नहीं, किसी भी चीज़ को अगर जेटपैक कंपोज में मॉडिफाई करना है तो आपको मॉडिफायर प्रॉपर्टी का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अब ये तो थे हमारे बेसिक टॉपिक्स। अब हम जा रहे हैं एडवांस टॉपिक्स के अंदर जेटपैक कंपोज में, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको ये नहीं पता तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप करने से आप मिस कर सकते हैं एडवांस टॉपिक्स को भी। हाउ डज जेटपैक कंपोज हैंडल रिकम्पोजिशन एंड व्हाट ट्रिगर्स इट। तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जेटपैक कंपोज में अगर आप डिज़ाइन बना रहे हो एप्लीकेशन का, तो अगर आपने कुछ चेंजेस करे हैं तो आपको दोबारा से एप्लीकेशन को रन या दोबारा से रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उससे आपका एप्लीकेशन दोबारा इंस्टॉल होता है, वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने चेंजेस किए हैं और आपका मोबाइल डिवाइस पहले की तरह ही कनेक्टेड है, तो आपको सिर्फ कंट्रोल+S दबानी है, दोनों कीज एक साथ, और आपका जो कंपोजेबल्स हैं, जितने भी कंपोजेबल हैं डिज़ाइन में, वो सारे के सारे रिकम्पोज हो जाते हैं तुरंत, यानी एक तरीके का हॉट रीलोड टाइप का फीचर है। और सारी स्टेट चेंज वगैरह सारी एक साथ यूआई में अपडेट हो जाती है, और वो दोबारा से रीड्रॉ हो जाता है जो आपका डिज़ाइन है। जितने कंपोनेंट्स अफेक्टेड हैं, यानी जितना आपने चेंज किया है यूआई में, कोड में, और जिससे यूआई में चेंज आना चाहिए, उतना ही अपडेट होता है और तुरंत हो जाता है सिर्फ कंट्रोल+S प्रेस करने से। तो इस तरीके से जो आपका रिकम्पोजिशन है वो हैंडल होता है जेटपैक कंपोज में। तो ये आप जवाब दे सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ लॉन्च इफेक्ट। लॉन्च इफेक्ट क्या होता है, इसका क्या काम है जेटपैक कंपोज में, इसको आप यूज कैसे करेंगे? तो लॉन्च इफेक्ट जो होता है वो साइड इफेक्ट्स को हैंडल करता है। जैसे कि
डिज़ाइन तो आपने बना लिया, बट आप कुछ उसमें टास्क भी कर रहे हो। टास्क क्या कर रहे हो? जैसे कि इंक्रीमेंट का मेथड चलाना। जब आप बटन पे क्लिक कर रहे हो तो जो टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये वाली मैंने आपको दिखाई थी, ये बढ़ भी रही है। अब ये टेक्स्ट बढ़ना तो बहुत छोटा सा काम है। अब यहाँ कोई एपीआई कॉल होती है, अगर इस बटन को क्लिक करने से तो आपका पूरा यूआई जो है वो एक साथ कंपोज भी हो रहा होता मेन थ्रेड पे, और आपका जो टेक्स्ट है वो, सॉरी, जो एपीआई कॉल है जिसको एक नया मान लो लेजी कॉलम है, वो आपको रेंडर कराना है। यानी कि आपको एक लिस्ट दिखानी है एपीआई कॉल करते ही, ये क्लिक करने से। अभी यहाँ कोई लिस्ट नहीं दिख रही, बट क्लिक करने से एक लिस्ट आ जानी चाहिए, क्योंकि एपीआई में डेटा आ चुका है। एपीआई से हमें डेटा आ चुका है यहाँ पे, और वो लिस्ट में दिखाना है। तो वो भी आपका जो है वो मेन थ्रेड पे ही आ जाता है, लोड सारा का सारा। और आपका मेन थ्रेड जो है हो सकता है जो कि यूज होना चाहिए आपकी स्क्रीन को दिखाने के लिए, आपके यूआई को दिखाने के लिए। अब उसका आधा हिस्सा जो है या आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो आपका मोबाइल डिवाइस ले जाता, मतलब जो आपका जो ये एपीआई कॉल है वो ले जाता। ऐसा ना हो इसलिए हम एक अलग से थ्रेड बनाना चाहते हैं, या फिर हम कोरोटीन्स का यूज कर सकते हैं। तो कोरोटीन्स जो है वो इस चीज में बहुत हेल्प करते हैं। कोरोटीन्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी इस चैनल पे वीडियोस कोरोटीन्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है कोरोटीन्स क्या होते हैं। तो लॉन्च इफेक्ट का इसमें यूज होता है। लॉन्च इफेक्ट आपने यूज किया, उसकी एक की डिफाइन करी, उसमें आपने की पास ऑन करी, और इसको आप इसके अंदर अपना कोरोटीन का जो कोड है वो डाल सकते हैं। अब लॉन्च इफेक्ट करेगा क्या इसमें? लॉन्च इफेक्ट जो है वो आपकी कोरोटीन को लॉन्च कराएगा, क्योंकि इसके बिना आप जेटपैक कंपोज में अपने कोटलिन के नॉर्मल जो कोरोटीन्स होते हैं जो कि कोटलिन में इंट्रोड्यूस कराए गए थे, उनका आप यूज नहीं कर सकते जेटपैक कंपोज में बिना इसके। क्योंकि आप इसमें अपने यूआई के अंदर ही जो जेटपैक कंपोज में लॉजिक को भी डिफाइन करते हो, तो उसके लिए आपको एक, क्या कहते हैं उसको, रैपर की जरूरत है। तो ये एक रैपर का काम करता है एक तरीके से। तो अभी के लिए हमने इतने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसके पार्ट 2 में अब बने रहिए इस वीडियो में। इसका हम पार्ट 2 भी लेके आने वाले हैं, जिसमें हम बनाएंगे और भी ज़्यादा इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जेटपैक कंपोज में। हमारे पास और भी बहुत सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस है स्टाइलिंग और थीमिंग से रिलेटेड और टेस्टिंग से रिलेटेड जेटपैक कंपोज में। तो उसको भी, उन इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग। और जो अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।